कुर्बानी, बेवफाई और अंजाम। एक दिल छू लेने वाली दास्तान ये कहानी है कुर्बानी की, जिसमें मोहब्बत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया जाता है। ये कहानी है बेवफाई की, जो रिश्तों को तार तार कर देती है। और ये कहानी है अंजाम की, जो हर किए गए अमल का समर होता है। एक ऐसे दौर में जहां रिश्ते नाजुक धागों से बंधे हैं, ये दास्तान हमें सिखाती है कि किस तरह कुछ लोग अपनी अना की खातिर दूसरों की जिंदगियां उजाड़ देते हैं। क्या कुर्बानी का फल हमेशा मिलता है? और क्या बेवफाई का अंजाम हमेशा बुरा होता है? उन सवालों के जवाबात इस कहानी में पोशीदा हैं, जहां हर मोड़ पर जज्बाती कश्मकश और इखलाकी दर्स मिलता है। इसने शहर के छोटे से अस्पताल में जब मैंने बतौर नर्स चार्ज लिया तो रहाइश का मसला दरपेश था। इस शहर में मेरा कोई वाकिफकार भी न था जिसके यहाँ चंद रोज कयाम कर सकती। जो क्वार्टर मुझे मिलने वाला था वो एक हफ्ते बाद खाली होना था। दरअसल इस क्वार्टर में भी एक नर्स परवीन कयाम पजीर थी। वो पहले इसी अस्पताल में काम करती थी, फिर किसी नामालूम वजह के सबब इस्तीफा दे चुकी थी। चूंकि इसके रहने सहने का इंतजाम अभी तक ना हो सका था, लिहाजा इसने क्वार्टर खाली ना किया था। यूं भी मैं अपनी तैनाती से 2 दिन कबल ही मुजफ्फरगढ़ आ गई थी। ख्याल था कि मुझे फौरी रहाइश मिल जाएगी। नाचार में इसी क्वार्टर पर गई जो मुझे अलाट होने वाला था, क्योंकि मेरे ऑर्डर इसी जगह के थे। दस्तक पर एक सांवली सलूनी दिलकश नकूश वाली खातून ने दरवाजा खोला। उम्र उसकी 27-28 साल के करीब होगी, लेकिन छुरीरे बदन की वजह से वो अपनी उम्र से कम लग रही थी। यही परवीन थी। मैंने अपना तारुफ करवाया तो इसने मुझे कमरे में ले जाकर बिठाया। वो बहुत मगमूम और परेशान नजर आ रही थी। मैंने बताया कि सुबह ही बस अड्डे पर उतरी हूँ, मुल्तान से आई हूँ। चूंकि यहाँ कोई वाकिफकार नहीं, इसलिए सीधी अस्पताल आ गई। ऑफिस से पता किया तो उन्होंने आपके क्वार्टर का नंबर दे दिया और बताया कि 2 रोज में खाली हो जाएगा। आप अकेली रहती हैं तो सोचा कि क्यों ना आपके पास कुछ देर आराम कर लूं, इसने टूटे हुए लहजे में कहा। जरूर। थोड़ी देर हमारे दरमियान खामोशी रही। तभी वो अपने ख्यालों से चौंक गई, जैसे इसे याद आ गया हो कि इसके घर कोई मेहमान आया है। कहने लगी, क्या आपके लिए नाश्ता लाऊं? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैंने कैंटीन से कर लिया है। इसने बेधियनी में मेरी बात सुनी। मैंने दोबारा कहा, मेरी तैनाती आपकी जगह हुई है और रहाइश का मसला है। परवीन ने कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया है। 2 दिन बाद क्वार्टर खाली कर दूंगी, क्योंकि मुझे किराए के मकान की चाबी यकम को मिलेगी। आप ये 2 दिन मेरे साथ ठहर सकती हैं। मैंने पूछा, अपने इस्तीफा क्यों दिया परवीन बहन? इसने जवाब दिया, इस सवाल के जवाब के पीछे तो मेरी जिंदगी की पूरी कहानी है। आप मालूम करके क्या करेंगी? मैंने कहा, क्यों नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। आप मुझे अपना दोस्त और गमगुसार समझ लीजिए। फिर वो चाय बनाकर ले आई। अभी तक हमारे बीच थोड़ा सा तकल्लुफ था। बहरहाल मैंने चाय पी तो वो बोली, तुम कुछ देर आराम कर लो, आराम किया करना। मुजफ्फरगढ़ कौन सा दौर था। लीटर मिला तो सोचा एक आध दिन पहले चली जाऊं, ताकि यहाँ के मामलात को समझ लूं। क्वार्टर का अलाटमेंट भी लेना है। जो कुछ परवीन पर बैठ रही थी मैं समझ रही थी, लिहाजा दोबारा पूछा कि आखिर मुलाजमत छोड़ क्यों रही है? कोई तो वजह होगी। वो भी जैसे किसी गमगुसार की मुंतजिर हो कहने लगी, क्या आपको किसी ने मेरे बारे में कुछ बताया है? ने कहा, हाँ। जैसे ही कैंटीन ने कदम रखा, वहां बैठी नर्सों से कई तरह की बातें सुनने को मिले। तब परवीन ने लब खोले। कहने लगी कि मैं शादी से कबल एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती थी और इसी अस्पताल में काम करती थी। फैसल अपने किसी रिश्तेदार की बीमारी के सिलसिले में यहाँ आया था। पहले ही रोज हमारी जान पहचान हो गई, जो बाद में शादी के बंधन में बदल गई। फैसल मुझसे 8 बरस छोटा था, नौजवान और खूबसूरत। मैंने इसमें यही ज़ाहिरी खूबियां देखें और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मालूम ना था कि नौउम्र शौहर हमेशा साथ नहीं निभाते, वो जिंदगी के पक्के साथी साबित नहीं होते। जब हमने शादी का फैसला किया तो बहुत से लोगों ने मुखालफत की। मेरे वालिदैन बिल्कुल राजी ना थे और ना ही फैसल के घर वाले चाहते थे कि वो मुझसे शादी करे, लेकिन हमने किसी की परवाह ना की और सबको नाराज करके कोर्ट मैरिज कर ली। मैंने फैसल की खातिर अपना मजहब छोड़ा, इसलिए मेरे वालिदैन ने हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया और पलट कर कभी खबर ना ली, मगर मुझे किसी की परवाह ना थी। मैं और फैसल खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। फैसल ने सिर्फ मैट्रिक किया था। कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन शादी की वजह से घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया।  इसका कोई जरिया आमदन न था, इसलिए तमाम खर्च मुझे उठाना पड़ा। 2 साल बाद
मैंने इसे तसल्ली दी कि रोज़गार की फ़िक्र ना करे, मैं बरसन रोज़गार हूँ, तुम तालीम मुकम्मल करो, तालीम के बगैर इंसान कुछ नहीं होता। मेरी हिम्मत अफजाई से इसने कॉलेज में दाखिला लिया, ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। इस दौरान घर के तमाम अखराजात मैंने उठाए, इस उम्मीद पर कि एक दिन मेरा शौहर कमाएगा और मैं सुकून से घर बैठूंगी। बदकिस्मती से इस दौरान हमारी कोई औलाद न हुई जो हमारे दरमियान रिश्ता मजबूत करती। फैसल रोज़ मुलाजमत के सिलसिले में नज़दीकी शहर जाता था जहां उसके वालिदैन और ख़ानदान रहते थे। न जाने कब उसकी अपने घर वालों से सुलह हो गई और वो रोज़ उन्हीं के पास जाने लगा, लेकिन मुझे कुछ खबर ना दी। अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा वालिदैन को देता, मुझे इस पर एतराज़ न था, लेकिन दुख इस बात का था कि इसने मुझे ये तक न बताया कि वो अपनी वालिदैन की मर्जी से दूसरी शादी करने वाला है। मैं हालात से बेखबर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रही। वो नित नए कपड़े और जूते खरीदता, जबकि मैं अकेली घर के खर्च में जती रहती। मैंने कभी फैसल से शको ना किया, ना ही इसे खर्च देने पर मजबूर किया, सिर्फ अपने घर को किसी तरह बिखरने से बचाना चाहती थी। फैसल रोज़ बरोज़ बदलने लगा। वो मुझसे लाताल्लुक हो गया और यूं में इसकी सर्द मेहरी का शिकार हो गई। वो घर भी 2-3 रोज़ के बाद आता और ज़्यादातर अपने वालिदैन के घर रह जाता। मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी कि इसको क्या हो गया है। सोच भी ना सकती थी कि वो दूसरी शादी कर चुका है। वो मुझसे तरह तरह के बहाने करता जो मुझे झूठे महसूस होते। इसकी दूसरी बीवी उसके ख़ानदान की लड़की थी, नो उम्र और खूबसूरत। वो फैसल को बहुत पसंद आई। साल बाद उसके यहाँ एक बेटी भी हो गई और मैं अभी तक इसकी दूसरी शादी से लाइल्म थी। एक रोज़ मेरी एक सहेली हमारे शहर आई। वो इसी महल्ले में रहती थी जहाँ फैसल की दूसरी बीवी के वालिदैन का घर था। इसने जब मेरे घर में फैसल को देखा तो हैरत से बोली, परवीन, क्या यही तेरा शौहर है? ये तो शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। मैं इसकी बीवी को जानती हूँ, वो हमारे पड़ोस में रहती है। मैं ये सुनकर सकते में आ गई। फैसल से पूछा तो वो शर्मिंदा हो गया और मुआफ़ी मांगने लगा कि वो मजबूर था, वालिदैन के सामने बेबस हो गया था। उम्र भर के लिए उन्हें नाराज़ नहीं रखना चाहता था। दूसरी शादी उन्हीं की ख्वाहिश पर हुई है। क्या बताऊं इस वक्त दिल की क्या हालत हुई, गोया जिसमें जान ही ना रही हो। आंसू आंखों में जिम कर रह गए, दम घुटने लगा। फैसल से यकाएक शदीद नफरत महसूस होने लगी, जिसकी खातिर सारा जहां मैंने अपने ख्वाबों की दुनिया बसाई थी वही आज अपना नहीं रहा था। जिंदगी की हर सच्चाई से ईमान उठ गया। शौहर और उसके साथ गुजरती इज़्दिवाजी जिंदगी एक मजाक नजर आने लगी। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना नाकाबिल एतबार, इतना नापायदार, इतना सदमा हुआ कि गिर कर बेहोश हो गई। इसके बाद फैसल से कोई नाता रखने का फैसला कर लिया। बेवफा शख्स से पैमान वफा बांधे रखना मेरे नज़दीक खुद को धोखा देने के मुतरादिफ था। मैंने तलाक का मुतालबा कर दिया। इसने मुझे समझाया कि तलाक के बाद मेरी जिंदगी एक बोझ बन जाएगी। इस इलाके में मुतलका औरत को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता, मगर मैं इसके दलाइल और मंतिक से मुत्तफिक ना हुई। इसने तो दूसरी शादी की थी, मैंने नहीं। बेवफाई भी इसने की, मैंने नहीं। धोखा इसने दिया, मैंने खाया। जो खुद को मुजरिम समझती थी, मेरी नज़र में तो मेरा शौहर ही मुजरिम था कि इसने छप कर शादी कर ली थी और मुझे भनक भी ना पड़ने दी, जबकि अभी तक मुझसे फ़ायदा उठा रहा था और अपनी कमाई भी अपने पास रखता था। भला मुआशरा मुझे अच्छी नज़र से ना देखे, मगर ये मेरी भूल थी। मुआशरा ऐसा ही था, फैसल ने सच कहा था। तलाक के बाद लोग मुझे ही मोरिद इल्ज़ाम ठहराने लगे, नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भी मुझे मिलने लगी। हर शख्स यही कहता कि ये बड़ी ख़राब औरत है, पहले मोहब्बत की शादी की और फिर तलाक ले ली। देखा मोहब्बत की शादी का अंजाम, सौतन के साथ गुजारा कर लेती तो क्या बर उठता। इसके तो औलाद भी नहीं है। शौहर तो मिन्नतें करता रहा, मगर ये ना मानी और अपना घर तोड़ लिया। किसी ने मेरी कुर्बानियों को ना देखा। जब आराम करने का वक्त आया तो दूसरी औरत फैसल के घर की मालिका बन गई और दुख के वक्त में इसकी जिंदगी की साथी थी। इस बात ने मुझे बड़ा सदमा दिया। इस पर लोगों के रवैये और अंदाज भी मेरे साथ बदल गए। अगर मैं घर के काम के लिए किसी की मदद लेती, किसी को भाई बना लेती, तो सब गलत अंदाज से सोचने लगते, चा मैं गोइयां शुरू हो जाती। फैसल के एक दोस्त मेरी बहुत कदर करते थे और मुझे अपनी बहन जैसा जानते थे। तलाक का सुनकर गमगुसार हुए तो महल्ले वालों ने गलत बातें उड़ाना शुरू कर दी। हैरान थी कि ये मुआशरा किया है जो बेगुनाह औरत को भी सजा देता है। क्या मुतलका औरत को जीने का हक नहीं होता?
उन बातों से मेरा जी बुरा हो गया। सोच लिया कि अब ये जगह, ये शहर छोड़ दूंगी जहां फैसल के साथ गुजारी जिंदगी इफरीत बनकर मेरे साथ चिमट गई है। तबादले की कोशिश की मगर तबादला बगैर सिफारिश यहाँ मुमकिन न था, लिहाजा ज़हनी अजियत से बचने के लिए नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, जो मंजूर हो गया। रवीन की बातें सुनकर मुझे दुख हुआ। इसे समझाया कि तुमने नौकरी से इस्तीफ़ा देकर बुरा किया, तुम्हारी जिंदगी का वाहिद सहारा यही नौकरी ही तो थी। वो बोली, नहीं, खुदावंद की ज़ात मेरा सहारा है, इसी के भरोसे पर इस्तीफ़ा दिया है, अब देखो क्या होता है, आगे का अल्लाह मालिक है। 2 रोज बाद वो क्वार्टर खाली करके चली गई। बाद में पता चला कि वो बेरोजगारी के हाथों बहुत तंग हो गई। माशी परेशानी ने इसे पागल कर दिया। आखिर वो लाहौर अपने ऑफिस के पास गई और रू रू कर तमाम हालात बताए। ऑफिसर एक रहमदिल आदमी था जिसकी कोशिशों से इसे दोबारा मुलाजमत मिल गई। काफी अरसा मुझे परवीन के बारे कुछ मालूम ना हो सका। 10 बरस बाद अचानक मेरी मुलाकात इससे लाहौर में हो गई। मैं वहां अपनी एक सहेली की शादी में गई थी, परवीन भी वहां आई हुई थी। वो खुश और हशाश बशाश नजर आती थी। बड़े तपाक से मुझसे मिली और कहने लगी कि मैंने अपने पुराने ऑफिस के क्लर्क वहीद से शादी कर ली है, जो इस दूल्हा का रिश्तेदार है जिनकी शादी में आज हम आए हुए हैं। मेरा एक बेटा भी है। इसकी सारी बातें ठीक थीं, अलबत्ता एक बात मुझे पसंद न आई। वो ये कि परवीन ने जिस शख्स से शादी की थी, इसने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी और इस औरत से जो बेटा था इसे छीनकर परवीन के सुपुर्द कर दिया था। ये जुल्म परवीन ने एक औरत होकर दूसरी औरत पर होने दिया। मैंने इस बारे इसे बताया तो वो बेनियाजी से कहने लगी कि मैं क्या करती, इतनी बेसहारा हो गई थी कि सहारा ना मिलता तो मेरी जिंदगी की कुश्ती किसी भंवर में फंस कर डूब जाती। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इज्जत से शादी कर ली। अगर किसी औरत को मेरी वजह से तलाक हुई है तो मुझे भी तो किसी औरत की वजह से तलाक हुई थी। ऐसा तो दुनिया में होता ही रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम जिस दुख से गुजर चुकी हो, तुमको इसकी शिद्दत का अंदाजा भुलाना। फिर तुमने इस सदमे से अपने जैसी औरत को क्यों दो चार किया? मगर वो मेरी नसीहत और मलामत सुनने के मौड में ना थी। वो शादी में बंद सावर कर आई थी। खुशी के माहौल में ऐसी बात सुनकर उसका दिल बुरा हो गया। इसे मेरी बातें अहमकाना और बचगाना लगे। तभी वो बोली, ख्याल और फिक्र की दुनिया और होती है और अमल की दुनिया, और इंसान तजुर्बे से समझता है और तुम नहीं समझोगी। ये कहकर वो उठकर चली गई और मैं इसे बस देखती रह गई।